अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन में आज विटनेस किए गए। हमने देखा मार्केट के अंदर कुछ हम कहेंगे एक फ्लक्चुएटेड मार्केट दिखाई दे रही थी। एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिए और इसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए। डे ट्रेडर्स भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स और पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। एट द सेम टाइम रमज़ान कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो मार्केट टाइमिंग भी चेंज हो रही है। 10:15 to 2 होगी रेगुलर मार्केट मंडे टू थर्सडे, एंड फ्राइडे के दिन हम देखेंगे मार्केट के टाइमिंग्स 10:15 to 1 होंगे। इट मीन्स के जो ट्रेडिंग टाइमिंग्स हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं क्योंकि रमज़ान सीज़न में इबादतों का भी एक सिलसिला होता है, इबादतें की जाती हैं और रोज़े वगैरह रखे जाते हैं। तो इसको देखते हुए मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन ज़रूर रखिए। ये ना हो कि रमज़ान के महीने के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना जो है वो कम कर दी जाए। तो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। रमज़ान आ रहे हैं, दुआ गो है कि मार्केट की सिचुएशन भी पॉजिटिव नजर आए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,978.05 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,133.41। लोअर वाज 44,780.06 एंड फाइनली क्लोजर हम देख रहे हैं 45,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है 45,048.57 पे, यानी कि 70.52 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 473.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। 30.08 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन नजर आता है कल के मुकाबले में, एंड वैल्यू रही 18.45 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। FNEL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 रुपी के नेगेटिव चेंज के साथ। 11.93 पे क्लोजर। 106.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। हेफ्टी वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के अंदर हम बात करें अगर तो यूनिटी फूड्स नेक्स्ट स्पॉट पे 0.26 का इजाफा देखा गया। 31.09 पे क्लोजर रहा। 29.88 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.14 का इजाफा देखा गया। 10.13 पे क्लोजर रहा। 28.55 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन भी मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। इट मींस के ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी हद तक ट्रेडिंग की जा रही है और काफ़ी हद तक पार्टिसिपेशन की जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेसिफिकली हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कंस्ट्रक्शन के बारे में। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं इस ईयर की बात करें, इस फिस्कल ईयर की ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त और फिनोमिनल ग्रोथ नज़र आती है कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से भी हम कह सकते हैं, और पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के और इसके अलाई सेक्टर्स के अंदर। रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। तामीराती सनत में अगर कोई चीज़ मुस्तकिल है तो वो है इर्तिका। इसीलिए इस शोबे को हमेशा से किसी भी मुल्क की मईशत में कलीदी अहमियत हासिल रही है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये दौर तामीरात में बहुत से ऐसे रुझानात का दौर है जिन्होंने हकीकतन काम को निहायत आसान कर दिया है। यानी कि तामीरात में ये दौर टेक्नोलॉजी, पायदारी और मजबूती का दौर है। आज तारीफ का रुझान इस सनत में राइज ट्रेंड्स की जानिब जाता नजर आता है, क्योंकि आने वाले दौर में यहाँ इसी शोबे का सिक्का चलना है। न सिर्फ तामीरात बल्कि आजकल हर सनत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का राइज है और इससे भरपूर फायदा भी उठाया जा रहा है। आज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के हामिल सॉफ्टवेयर के जरिए नक्शा साजी से लेकर डिजाइनिंग और डिजाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट्स रन करने यानी कि चलाने तक के काम इंतहाई जदीद और खुदकार निज़ाम के तहत चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तामीराती सनत को उठाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि तामीराती सनत पूरे मुल्क की मईशत को चलाने की सकत रखती है। बेशक हुकूमत का काम घर बनाना नहीं, मगर वो माहौल फराहम करना है जिससे घरों की तामीर हो सके। इस सनत से 40 दीगर सनतें मुंसलिक हैं और तामीराती शोबे से रोजगार के नए मौके भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। मुल्क में सस्ते मकानात की तामीर बड़ा मसला रही है, इसीलिए अब 10 मरले तक के घरों की तामीरात करने वालों को पैकेज दिया गया है। बिल्डर्स डेवलपर्स को टैक्स के मामलात और फाइनेंसिंग के मसाइल थे और मंसूबों की मंजूरी का तरीक़ाकार बहुत मुश्किल था। ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए डेडलाइन, जबकि कई टैक्स कवानीन में तब्दीली की गई है।
मुल्क की सतह पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर हाउसिंग बनाई गई है, जबकि तामीराती शोबे में मंजूरी का अमल पोर्टल के जरिए आसान बनाया जा रहा है। तमाम इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री में आकर सरमायाकारी करें, जबकि स्टेट बैंक और FBR सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए तामीराती सनत के लिए रिलीफ पैकेज के दो अहम मकासद थे। पहला, दिहाड़ीदार तबके के अफराद के लिए मुलाजमत के मौके पैदा करना, और दूसरा, इक़्तिसादी सरगर्मी में तेजी लाना है। इस पैकेज में बिल्डर्स और डेवलपर हजरात को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत गुरबा के लिए सस्ते घरों की तामीर के लिए इजाफी मराद भी दी गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन, नियत और खुलूस के समरात इस पॉलिसी के ऐलान के साथ ही आना शुरू हो चुके हैं। जी एग्जैक्टली हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक इसकी इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, और यही देख रहे हैं हम आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे और जैसे जैसे इनमें काम शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के भी चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, फॉर्मर कन्वीनियर हैं FPCCI के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फयाज इलियास साहब, आप चेयरमैन हैं आबाद के और इसके साथ साथ CEO हैं फलकनाज ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर फयाज साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात हो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की और इसकी फिनोमिनल ग्रोथ की, तो कैसे देख रहे हैं ये ग्रोथ आफ्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज इस फिस्कल ईयर में बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर्स की तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का ताल्लुक भी इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा है, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, और आज PTV के तवज्जुह से तमाम अहले वतन को मैं रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। और जैसे आपका सवाल है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किसी भी अगर मुल्क की हम डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन वो वाहिद इंडस्ट्री है कि जो इस ग्रोथ को जो है बढ़ाने में इसका मेजर रोल प्ले करता है इसमें। राइट। प्रेजेंट इन द ईयर 2021, जिसमें हमारा लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2020 में जो स्पेशल पैकेज वो कंस्ट्रक्शन दिया गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, वो उसका एंड था 31 दिसंबर, जिसको एक्सटेंड किया गया अप टू 31 दिसंबर 2021 तक। और साथ साथ वो तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनके असासे अगर अनडिक्लेयर्ड हैं सेक्शन 111 FBR के 111 सेक्शन के तहत, उसमें भी एक्सटेंशन दी गई जून 30 2021 तक। देखिए, अगर ये इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ग्रो करती है, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ पे फोकस हैं कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे अगर काम अच्छे से हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गई और इसमें अगर ग्रोथ होती है, तो हमारे मुल्क में तमाम वो इंडस्ट्रीज़ जो 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज से मुंसलिक हैं उसमें ग्रोथ होगी। आपका सवाल जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, डेफिनेटली स्किल्ड अनस्किल्ड जो आपकी लेबर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये इंडस्ट्री के जो है उस पर बेतहाशा काम होगा। उन तमाम चीज़ों के लिए बेतहाशा काम हुआ है, पॉलिसी मेकिंग भी है। जहाँ जहाँ इम्पेडिमेंट्स थे, जो हर्डल्स थे, वो हर्डल्स फेडरल की सतह पे दूसरे प्रोविंसेस में, जैसे कि अब हम पंजाब में हम देखते हैं या इवन KP में हम देखते हैं या बलूचिस्तान में देखते हैं, वहाँ ये हर्डल्स काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुकी हैं। और जो अप्रूवल रिजीम के जो प्रोसीजर है उसको बड़ा आसान कर दिया गया है थ्रू वन विंडो सेल के तहत या पोर्टल के तहत, ताकि ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाए, करप्शन का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। एज़ फार एज सिंध है, सिंध में भी कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ हुई हैं और वन विंडो सेल की फॉर्मेशन हुई है, बट उसमें भी कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, हम समझते हैं उसको और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिंध इज़ अ हब, इकोनॉमिकल हब ऑफ पाकिस्तान, और सिंध का 90% जो है रेवेन्यू जनरेट जो है कराची आपको करके देता है। 65% जो आपको रेवेन्यू जनरेट जो है वो आपके पाकिस्तान का कराची, तो कराची इज़ अ इकोनॉमिकल हब ऑफ पाकिस्तान। तो उस लिहाज से कराची में जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की या अप्रूवल्स की जो सूरत हाल है, हम समझते हैं कि पिछले 2 साल में उस तरह से काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन अब हो रहा है, इस पर फर्दर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं आसिफ साहब से फर्स्ट टेक ऑन ले लूं। आसिफ साहब, दिखाई ये दे रहा है कि अगर हम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, काम वहाँ भी हो रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने देखा इस ईयर के अंदर, इस फिस्कल ईयर के अंदर जितने इकोनॉमिक नंबर्स हैं सारे इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब जो कि जितनी पॉलिसीज़ पे काम हुआ है, जितनी डिफरेंट सेक्टर्स में पॉलिसीज़ दी गई हैं, तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी हैं और अब मज़ीद जो है वो इसी पर काम होना चाहिए, या अभी फर्दर आप समझते हैं कि एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ आनी चाहिए?
जी हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं, काफ़ी सारा काम हुआ है, लेकिन बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है और बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जैसे बात हुई, आपने इंट्रो में भी बताया और फयाज साहब ने भी बताया, बहुत काम हो रहा है। लेकिन हम जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, हम ये भी प्राइम मिनिस्टर से, आपके प्रोग्राम से ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरे सेक्टर्स को भी ये मौका मिलना चाहिए। देखिए इस वक्त ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में तो बहुत काम हो रहा है, राइट। और जिसके पास भी कोई भी फंड्स अवेलेबल हैं या प्रोजेक्ट्स वो दूसरे भी लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने उसको होल्ड ऑन करके और वो कंस्ट्रक्शन में आ गए। बहुत सारा काम हो रहा है, हमने सुना है कि बहुत एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हैं। अगर एक मकान बन रहा होता है तो उससे तकरीबन 100 के करीब जो हैं दूसरे लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं। तो ये तो बात अपनी जगह सही है। फिर वो नया पाकिस्तान भी इसके साथ है, उसमें भी लोगों को बहुत मकान मिलने के चांसेस हैं कि अपनी प्रॉपर्टी वो ओन करें। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, ऐसा ना हो कि एक सेक्टर में सैचुरेशन हो जाए कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई फिल्म मेकर है, कोई रेस्टोरेंट ओनर, वो सब ये समझें कि हमें इस सेक्टर में जाना चाहिए, तो ये भी हो। अच्छा, और एक्सपोर्ट की जो आपने बात की, एक्सपोर्ट में हमने काफ़ी सारा अच्छा काम किया है पिछले दिनों, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि कोविड की वजह से हमें और ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, जो बांग्लादेश और इंडिया को मिलने थे वो हमें मिले। तो और आज क्या सिनेरियो दिख रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात करें तो क्या डेवलपमेंट दिख रही है यहाँ पर अभी? देखें, अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट तो कुछ हमारी बेहतर हुई है पिछले साल, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की अगर बात करें तो उनमें अभी बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, और बहुत सारे रिफॉर्म्स करने होंगे। हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से दूसरे डेवलप कंट्रीज़ को आप छोड़ दें। अगर अपने रीजन में भी देख लें, आप ढाका का जोन देख लें, आप कोलंबो का जोन देख लें, अच्छा, तो हम अभी उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को हम डेवलप करें और वहाँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो नॉन परफॉर्मिंग में चले गए हैं, सिक नहीं मैं कह रहा हूँ उनको, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस कम रह गई है और वो सही तरह से आउटपुट अपना नहीं दे पा रहे, तो उनको भी हमें दोबारा मेन स्ट्रीम में लाना होगा। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को अपनी एक्सपोर्ट के लिए बूस्टअप करने के लिए हम बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि और दूसरी दुनिया में होता है। राइट। तो अगर हम इस पे काम करें और वहाँ के लोग जो मौजूद हैं उनसे भी राय लें। अब देखें इस वक्त जोन्स पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बन रहे हैं। वजह क्या है? क्या कंसंट्रेशन कम है पब्लिक की या लोगों की, या फिर यहाँ पे ह्यूमन पार्टिसिपेशन कम है? जैसे अगर हम बात करें, फयाज साहब से भी हम पूछें कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो खासकर होती है और हर वीकली उनकी जो है वो मीटिंग्स होती हैं, तो ऐसा कुछ सिनेरियो अगर ऐसी आपके तवज्जो जैसी कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दे रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को भी वो तवज्जो दें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह रह जाएगी कि हम तरक्की ना कर सकें। बड़ी बड़ी ज़मीनें हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के पास हैं, नए जोन्स भी डेवलप हो रहे हैं मुल्क में, लेकिन ये कि जो इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं और लेकिन सर हम तो देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कीन हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं सारे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे और खुद पार्टिसिपेट करते हैं। खासकर देखा जाए अगर हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, इंटरेस्ट रेट बहुत आइडियल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी। जी बिल्कुल, बहुत सारा काम हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग ऐसा किया गया है ताकि बिजनेस फ्लरिश करे, एक्सपोर्ट्स के नंबर इसी वजह से। जी हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चूंकि थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो अगर उस पे भी मुकम्मल तवज्जो हो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को, और जो हम नए जोन्स बना रहे हैं तो उससे पहले जो मौजूदा जोन्स हैं उसको अगर हम रिवाइव करें और जो यूनिट्स जो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे उनको हम दोबारा मेन स्ट्रीम में लाएं, तो हम काफ़ी काम कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बेहतरी। एग्जैक्टली, काफ़ी काम कर सकते हैं। फयाज साहब, दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, तो और सेक्टर्स बहुत जेलस फील कर रहे हैं। ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खाली क्या कंस्ट्रक्शन पे तवज्जो दे रहे हैं या फिर और सेक्टर्स पे भी जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में? क्योंकि हम देख तो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीटिंग में हर सेक्टर की बात होती है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके लाई जा रही है। देखिए, ये भी कहना जो है गलत नहीं होगा कि ये भी हमारी जो पिछली हम पास्ट हिस्ट्री हम पूरी देखते हैं पाकिस्तान की, तो ये पहले हमारे वज़ीर आज़म हैं उस लिहाज से कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इनकरेज करते हैं और ख़ास तौर पे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं। रीज़न बीइंग कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इंडस्ट्री ने अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो इससे मुंसलिक जो 70 से ज़ायद इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड हैं, उन्होंने ग्रो करना है। अब ऐसे ये बात इस चीज़ का गुमान कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फोकस है, नो डाउट कि उसके ऊपर फोकस बेताशा उस पर फोकस है। एवरी वीकली हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो मीटिंग्स होती हैं। हमारे जनरल अनवर अली साहब हैं, ही इज़ चेयरमैन नैपडा, वो इस मीटिंग को टेकअप करते हैं एवरी वीक सॉरी। तो उस लिहाज से वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है, वो अपनी जगह पे। बट ऑन दी अदर साइड
the federal government is very much بہت زیادہ focused ہے on اور rest of the industry, خاص طور پہ آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ہمارے جو دوست ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اونرز ہیں ان کے پاس تو اس وقت ٹائم نہیں ہے. مطلب بے تحاشا آرڈرز ان کے پاس, جیسے بتایا کہ بنگلہ دیش یا انڈیا کے سارے آرڈرز آ رہے ہیں, تو اس میں بھی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, ان کو بھی آسانیاں ان کے لیے بھی پیدا کی جا رہی ہیں. جو ان کے ایشوز تھے ٹیکسٹائل پالیسی, ریفائنری پالیسی کے علاوہ سیلز ٹیکس کے ان کے بہت بڑے مسئلے مسائل تھے, ان کے اندر ریفارمز لائی گئیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ناٹ اونلی فار دا کنسٹرکشن بزنس, کنسٹرکشن از اے مدر باڈی آف آل ادر انڈسٹریز, تو اس لحاظ سے اس کو فوکس ہونا بے تحاشا ضروری تھا. اور جو جس طرح سے اس میں کام ہو رہا ہے مزید اور گنجائش اس میں موجود ہے. اور سائڈ بائی سائڈ جتنی اور ہماری انڈسٹری ہے, اب اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آٹو انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس فورن کمپنیز آ رہی ہیں, فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ اسی کے تحت ہیں کہ ساری ایک پالیسی میکنگ ہے, ان کو آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اسی یہی وجوہات ہیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اسی طرح سے آپ کی اور اگر آپ کے فرینڈلی کنٹریز اگر آپ دیکھیں, چائنا ہے, چائنا کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آلریڈی سی پیک پروجیکٹ کے تحت آپ کی گوادر میں ایک بہت بڑا انویسٹمنٹس ہے. اسی طرح سے ٹرکش کمپنیز دے آر ویری مچ کین, اور وہ یہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان میں. تو اور مختلف انڈسٹریز کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ نے آٹو سیکٹر کا ذکر کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کافی ساری کمپنیز ہیں جو نیو کارز ہم دیکھ رہے ہیں لانچ ہو رہی ہیں اور ڈفرینٹ کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, چاہے ملیشیا ہو چاہے ٹرکش ہو, آپ نے کہا. اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جتنا کمپٹیشن بڑھے گا اتنا ہی پبلک فائدہ اٹھائے گی, تو از دیٹ ٹرو کہ پاکستان کی پبلک اب فائدہ اٹھانے والی ہے ان فیوچر؟ دیکھیں اس جیسا بگننگ, ابھی جو ہے یہ ایک بگننگ ہے, ابھی اس کے فوائد جو ہیں ہمیں آگے انشاءاللہ نظر آئیں گے. جس طرح سے اس وقت آپ کے پاس ہارڈلی 2 سے 3 آپ کے پاس برانڈ تھے جس کے لیے آپ ہینڈی کیپ تھے, بٹ آپ کے پاس ان لاسٹ اگر 1-1.5 سال کی اگر سپین میں آپ جائیں ٹائم میں دیکھیں تو آپ کے پاس 2-3 ایسے برانڈز اور آپشنز آپ کے پاس آ گئے کہ جس کے لحاظ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. تو ٹائملی ایک کمپٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں ایک انوائرمنٹ ہے کنسٹرکشن کا, ڈیولپمنٹ کا, وہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک کمپٹیشن جتنا ہوگا اتنا زیادہ آپ گرو کریں گے. اسی لحاظ سے ان انڈسٹری میں بہت پہلے ضرورت تھی, پالیسی میکنگ ہونی تھی, آسانیاں پیدا کرنی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت, بٹ نو ڈاؤٹ کہ اب وہ چیزیں ہمارے لیے اویلیبل ہیں. سر چیلنجز بہت زیادہ تھے اس وقت, جب آپ دیکھتے ہیں تمام چیزیں آپ کے والیٹ بھی خالی ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا ہے, تو بہت سارے چیلنجز بہت مشکل ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت پاکستان کی تھی. تو اب جو دکھائی دے رہا ہے ریمیٹنسز کے نمبرز ڈیلی بیسس پہ انکریز ہو رہے ہیں اور ہسٹورک ہائی پہ جا رہے ہیں, تو اب کیا وہ پوزیشنز اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی, یا وہ ڈیولپمنٹ جو پہلے کبھی نہیں ہوئی یا پاسٹ میں نہیں ہوئی تو اب ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جب ساری چیزیں آپ کی انٹیکٹ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں وداؤٹ اینی نیگیٹیوٹی ان مائنڈ سیٹ, اگر ہم ان چیزوں کو پازیٹیو لحاظ سے اگر دیکھنے جائیں تو بڑی پکچر از ویری کلیئر. چیزیں جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں ان آل سیکٹرز اور جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, یہ 1 سال یا 2 سال کا یہ میٹر نہیں ہے. اگر ہم پچھلے 70 سال کو پورا اٹھا کے ہم دیکھیں تو اس میں اس کے لیے ٹائم چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی بھی یہ جو ہے بہت اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے جس ٹائم میں اتنی زیادہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پالیسی میکنگ ہوئی ہے. پاسٹ میں اتنی ہرڈلز تھیں, اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایک اپروول لینے کے لیے بے تحاشا مشکلات تھیں. کرپشن کا سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ انوالو تھا جس کو تقریباً جو ہے میں سمجھتا ہوں ختم تو نہیں کیا گیا لیکن اس کو منیمائز کر دیا گیا ہے آج, اور لوگ جو ہیں آسانی سے اپنے پروجیکٹس کے اپروولز کے لیے وہ پروسیس کرتے ہیں, اسپیشلی ان پنجاب ان کے پی کے ریسٹ آف دی ایریا. سندھ میں بھی یہ پروسیجر آسانی ہو گئی ہے پیدا اس میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. مزید اس میں جو آٹومیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ٹیکنالوجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے, تاکہ ہیومن ٹو ہیومن جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور ساری چیزیں سسٹم بیسڈ میں آپ ہونی سے چاہیے. انوویشن کے بارے میں پوچھوں گی اور کنسٹرکشن میں انوویشن کیسے لایا جا سکتا ہے, اور خاص کر جو اگر ہم بات کریں کچھ سٹیز کی تو کیا نیو سٹیز کی بھی ابھی ہمیں ضرورت ہے, اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں فرقان ریاض صاحب, آپ ڈائریکٹر ہیں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام تاشا, تھینک یو. سر سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں سر اکانومک نمبرز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں, اب جو اس فسکل ایئر کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں آ رہے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی جائے تو ایک زبردست بوم نظر آتا ہے اس سیکٹر کے اندر, اور اس سے الائڈ انڈسٹریز جتنی زیادہ ہیں وہ بھی کافی حد تک گروتھ شو کر رہی ہیں. تھوڑی لو ہو رہی ہے. ہلو جی سر, ہلو
जी आवाज आ रही है आपकी आवाज सर? आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। सर मैं पूछ रही हूँ आपसे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है, रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नजर आ रही है, और पाकिस्तान के अगर फिस्कल ईयर की बात करें, इस फिस्कल ईयर की, तो पॉलिसीज के आने के बाद बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नताशा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का थोड़ा सा बीच में लैग आया था, वो भी पिकअप हो रहा है वापस। आप सही कह रही हैं, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कंबाइंड $5 बिलियन मार्क क्रॉस कर रहे हैं पर मंथ, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। आई थिंक एक जो ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी की। अगर चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसकी एलाइड इंडस्ट्री एक प्लानिंग के तहत चल सकेंगी, और अपने जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग या दूसरी प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसमें आई थिंक आसानी रहेगी हमें। राइट आपने कहा कंसिस्टेंट पॉलिसीज की जरूरत है, तो सर पॉलिसीज तो बहुत जबरदस्त आ रही हैं। अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड का चैलेंज मौजूद था, उस वक्त आया और उसके बाद ग्रोथ शो करी। टेक्सटाइल पॉलिसी है, ऑटो पॉलिसी है, इनफैक्ट अब तो रिफाइनरी पॉलिसीज की भी बात हो रही है, तो सारे सेक्टर्स को लाइमलाइट में रखा जा रहा है। इसके बाद आप रिजल्ट्स कैसे विटनेस करने वाले हैं? देखें, इसमें जब मैं कंसिस्टेंसी नताशे की बात कर रहा हूँ ना, मैं कंसिस्टेंसी से मुराद ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम कोई चीज सेट कर दें, ठीक है, मतलब अगर हम कोई चीज डिसाइड कर दें कि ये इस रेट पर होगी, तो चाहे उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट वो फिर जाकर कैबिनेट में या ईसीसी में या अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपस में अगर सेम पेज पर नहीं हो, तो उनको रिवाइज नहीं किया जाए, क्योंकि फिर हम अपनी प्लानिंग, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या एलाइड इंडस्ट्रीज हो, हमें अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी होती है। और ऑब्वियसली अगर कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है या कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा है, तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पर तो नहीं करेगा, वो मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर उसको लेकर चलेगा। तो उसमें मैं सिर्फ एक और चीज, आपने गवर्नमेंट की मल्टीपल इनिशिएटिव्स की बात की है। एक जो कोविड के दौरान फैसिलिटी आई थी ट्रस्ट के नाम से, उसको मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उसमें जो तकरीबन टू डेट तकरीबन 400 बिलियन रुपीस की एलसीज खोली गई हैं, जिसमें से 50% अप्रॉक्सीमेटली टेक्सटाइल की हैं। और अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई 200 बिलियन रुपीस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएगा या मल्टीपल लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसके साथ सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी, उसके साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन, पाइपिंग, सीमेंट, उनकी भी साथ साथ ग्रोथ और इंडिकेटर्स आपको अच्छे या पॉजिटिव नजर आएंगे। राइट आसिफ शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये जो एम्प्लॉयज़ की बात होती है, या फिर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात होती है, तो कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा एक वास्ट विजन होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट का ताल्लुक या फिर डिफरेंट सेक्टर्स का ताल्लुक उन्हीं हम कहेंगे कि सेक्टर्स से है? जी बिल्कुल, देखें एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट ही इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, राइट, और कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड एक सेक्टर है जिसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, और वो हो भी रही है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी तरक्की करेगी और उसमें बूम आएगा, तो सर पाकिस्तान बहुत की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सपोर्ट का कितना ताल्लुक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का खासकर? जी, एक्सपोर्ट का तो बुनियादी ताल्लुक होता है। आप अपना माल बना के अपने घर में इस्तेमाल कर लें या उसको बाहर मार्केट में बेच दें, ये तो ऑब्वियस बात है, तो एक आम आदमी भी समझता है। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को अपने घर में इस्तेमाल कर लूँ या बाहर बेच दूँ, तो उसका बहुत बड़ा फर्क है, बहुत सारा रेवेन्यू आता है। देखिए, मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक बात बता दूं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम ये हो गया है कि हमारी एफबीआर और जो हमारी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। और जो पहले ड्यूल टैक्सेशन और ड्यूल सेल्स टैक्स रिटर्न्स का मामला था और लोग उसके साथ बहुत परेशान होते थे, अब वो एक सिंगल रिटर्न सेल्स टैक्स ही बहुत जल्द फाइल होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, और ये प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी ली इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत बड़ा काम है कि एक सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न होगी और डिफरेंट प्रोविंसेस में या एफबीआर के साथ एक जो रजिस्टर्ड बंदा है उसको एक जगह पे रिटर्न फाइल करनी है। दूसरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं आपको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से जी एक अर्ज कर दूं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में देखिए, जो यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो यूनिट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे या वो सिक होने के करीब हैं, तो उन्हें ये सहूलत होनी चाहिए कि अगर वो एक
प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ए बना रहे हैं और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनके पास इजाज़त होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बी बनाए। यूनिट उनका अपना है, उनके पास मशीनरी है, एम्प्लॉयमेंट है, लोग हैं। अगर वो चाहें तो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या हर्डल है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो मैं उस दूसरी प्रोडक्ट में जाने के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है, जो कि तकरीबन ना होने वाली चीज़ है। तो अगर ये आसानी मिल जाए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के यूनिट्स को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, कि अगर वो कोई एक चीज़ तैयार कर रहे हैं और उसकी मार्केट अब उस तरह से फ्लोरिश नहीं कर रही या वो माल नहीं बिक रहा, वो दूसरा कोई आइटम बनाना चाहते हैं, तो उनके पास ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो कोई भी आइटम दूसरा प्रोड्यूस करें और अपनी फैक्ट्री को चलती हालत में रखें और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करें वो करते रहें। तो ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक हिस्सा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी ही अगर प्रोडक्ट में कोई तब्दीली लाना चाहता है या स्विच ओवर करना चाहता है, बजाय इसके कि वो अपना यूनिट बंद कर दे, अगर वही यूनिट में वो दूसरा पे चले जाए, तो उसको ये सर क्या रुझान पाया जाता है आजकल पाकिस्तान के अंदर, और क्या एक्सपोर्ट्स का अगर हम बात करें तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा है? देखें, एक्सपोर्ट्स में तो हमारा तो हम इतनी तो ज़्यादा का चैलेंज भी मौजूद है ना वो हमारे ठीक है, पास। लेकिन हमारा आपको पता है कि हम वही जो 4-5 चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी ये भी बदकिस्मती रही, कोई ये इस गवर्नमेंट की या आज की बात नहीं है, 70 साल पुरानी बात है कि हम गिने चुने आइटम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, जापान में एक कंपनी ने सिर्फ एक डिजिटल गेम बना के उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर दी उसकी, एक गेम प्रोड्यूस की और उसको एक्सपोर्ट कर दिया पूरी दुनिया में उन्होंने। अब हम क्या लगे हुए हैं, हम जो फर्नीचर में लगे हुए हैं, आलू में लगे हुए हैं, हम टेक्सटाइल में लगे, ठीक है, जो भी काम हो रहा है वो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, हम आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, तो हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि अब जो चीज़ सेट है या जिसमें सैचुरेशन आ रही है या दुनिया में अब उसकी उस तरह से अहमियत नहीं रही, हम उसी में लगे रहें। राइट, तो नए भी आइटम जो हैं, कोई न्यू आइटम्स हैं और न्यू प्रोडक्ट्स पे काम करने की जरूरत है। फुरकान रियासा हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, तो उनसे भी उनकी मौजूदगी का मजीद फायदा उठा लेते हैं। सर, बात ये हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है, नया पाकिस्तान के घर भी काफ़ी हद तक विजन में शामिल हैं और उस पर काम हो रहा है, तो आप समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे जो एक की रोल है वो कहाँ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए नताशा, मैं आसिफ साहब की बात से बिल्कुल 2 पॉइंट्स थे उनके, जिससे मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में जो आपके 2 सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स हैं, वो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक वाइड एरिया है, उसमें कंस्ट्रक्शन भी है, उसमें कंस्ट्रक्शन की एलाइड इंडस्ट्रीज भी है, ये आपकी डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, और अगर जो ओवरऑल हम लेबर फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 40 से 45% आपकी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है। राइट। तो ये दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटपुट और इंडिकेटर्स के लिए बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच। फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है और बातें ही की जाती हैं, लेकिन अब फाइनली हम काम करते हुए देख रहे हैं और काम हो रहा है और इस फिस्कल ईयर में वो रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। फयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, इनोवेशन की बात हो रही है और देखा ये जा रहा है काम हो रहा है, लेकिन वहीं हो रहा है। अगर कराची की बात करें तो अब जगह कम पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा आबादी या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया। तो उसके ऊपर बताइए कि न्यू सिटीज़ की ज़रूरत है, और अगर है इफ यस तो फिर क्यों नहीं उस पर काम हो रहा? देखिए, नाउ वी आर इन 2021 और 21वीं सदी में हम लोग मौजूद हैं, और कराची की जो पॉपुलेशन ख़ास तौर पे, ये पूरे हम जितने भी हमारे मेजर सिटीज़ हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर से हम अगर इस्लामाबाद या पिंडी की हम बात करें, पेशावर की बात करें, वहाँ पे जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है, ये शहरों के अंदर जो हमारे पास हमें ज़रूरत है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ जो हैं, जो डाउनटाउन एरियाज़ हैं शहरों के, और इसके साथ पेरी अर्बन एरियाज़ जो आउटस्कर्ट्स या हमारे सबर्ब्स हैं, वहाँ पे हमें अब जो है ना प्लानिंग की ज़रूरत है। मतलब वी हैव टू कम अप विद स्ट्रॉन्ग मास्टर प्लान, कॉन्क्रीट मास्टर प्लान की हमें ज़रूरत है। इट मे बी ये 2050 भी हो सकता है, 2060 मास्टर प्लान के तहत काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनल जो शहर के आपके डाउनटाउन एरियाज़ हैं या आउटस्कर्ट्स में हैं, वहाँ नए शहरों की डेवलपमेंट या हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे देखें, शहर के जो आपके मेन जो एक्सट्रीम एरियाज़ होते हैं, जब प्लान्ड सिटीज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप समझते हैं कि अब जो प्लान्ड सिटीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाए जाएंगे और इनोवेटिव होंगे?
देखें हर आने वाले वक्त में जब हम Islamabad कोई is the planned हर city. आने वाले वक्त में अब जब कोई हम नया काम या नया प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो वो पिछले प्रोजेक्ट से वो बेहतर होता है, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज, उसकी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से उसमें बेहतरी होती है। तो इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हमेशा मौजूद है और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारे उसी का पार्ट है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का है कि जो आपको ज़रूरत होती है हर आने वाले या नए मास्टर प्लान के तहत। बट प्रेजेंटली जो सिचुएशन इस वक्त हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में तमाम बड़े शहर और ख़ास तौर पे कराची शहर जो दुनिया के तीसरे बड़े शहरों में से जिसका शुमार होता है पॉपुलेशन के लिहाज से, आज इसके जो डाउनटाउन या जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें बेतहाशा हमें समझता हूँ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड तो आज भी मौजूद है। बट उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इस शहर में जो वो कमर्शियल रोड, डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड हैं आज जिसके ऊपर कुछ वजूहात की वजह से पाबंदी लगाई गई है, लग चुकी है, जिसकी वजह से आज अरबों नहीं खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी हुई है और उस पर बाय रूल एंड बाय लॉ उस पर काम होना चाहिए। मतलब कमर्शियल रोड डिक्लेयर मीन कि वो जो रेजिडेंस या वो जो लैंड जो प्लॉट्स वहाँ पे हैं ये कमर्शियल ट्रीट होने चाहिए और उस पर बिल्डिंग्स बननी चाहिए ताकि जो शहरों में देखें हर शहर में रहने वाला या डाउनटाउन में रहने वाला वो आउटस्कर्ट्स में नहीं जाना चाहेगा। उसकी ज़रूरत उसकी तमाम कारोबार के लिहाज से वो यहीं मौजूद है। तो हम समझते हैं कि जिस ऑर्डर के तहत ये काम इस वक्त रुका हुआ है उसमें इसको दोबारा रीओपन होना चाहिए। Exactly, ओपन होना चाहिए सर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सपोज कि दिखाई ये देता है कि दूसरे सिटी में अगर काम हो तो लोग अपनी फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो इट मींस कि अगर सिटी में काम हो रहा है तो वो इतनी दूर एरियाज में कैसे रहेंगे? तो इस चीज़ को वाकई टेक ऑन करना चाहिए। इस चीज़ के लिए देखें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसमें कि ये जो एरियाज़ हैं ये डेवलप्ड एरियाज़ हैं और यहाँ पे इसके अलावा अगर आपको इनको तो आपको अगर कोई हर्डल्स हैं या कोई पॉलिसी है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो तो स्टेट का पार्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए, चाहे वो नेटवर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूटिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वाटर सीवरेज के हो, वो तो इंप्रूवमेंट हर वक्त की ज़रूरत है। बट ऑन दी अदर साइड नाउ वी आर रिक्वायर्ड, हमें चाहिए मास्टर प्लान फॉर द कराची एंड रेस्ट ऑफ द जो लार्जेस्ट सिटीज़ हमारी हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए नए शहर हमें आबाद करने की ज़रूरत है जो कनेक्टेड हो हमारे मौजूदा शहर के साथ। बट उसमें जो प्लानिंग का जो एलिमेंट हो विद टाउन प्लानिंग के साथ तमाम यूटिलिटीज़ और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स एंड वाटर सीवर के साथ वो सारा प्लान होना चाहिए। जैसा कि इस वक्त अगर हम देखते हैं कि आप LDA में भी जो पिछले 2 दिन पहले जो एक लॉन्चिंग हुई, जो आपने जो हज़ारों अपार्टमेंट्स की एक लॉन्चिंग हुई, एक नए डिज़ाइन और प्लान के तहत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो काम हो रहा है इस वक्त और जो इसमें आपके पास बेनिफिट्स मौजूद हैं। देखें अगेन जो पास हिस्ट्री में आप जाएं तो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंकिंग सेक्टर का कभी भी कोई सपोर्ट नहीं था। आज तो आइडियल सिचुएशन है हमारे पास ऑन द लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसमें नया पाकिस्तान में 5% और 7% के बेस पे हमारे 5 मरला और नया पाकिस्तान के ऊपर मजीद बात करूंगी मैं आपसे। आसिफ साहब से मैं पूछना चाहूंगी सर, कराची के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हो रही है। अगर हम बात करें ये फ्ली मार्केट की आपने जिक्र किया था और मैं पूछना चाहती हूँ एक्चुअली इसका क्या कनेक्शन है कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के साथ? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात कि हमारे यहाँ मैक्रो लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम पॉलिसीज़ भी डिस्कस करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। देखें अब मैं आपको मैक्रो से हट के माइक्रो की एक बात बता रहा हूँ और देखें और वो माइक्रो लेवल की बात है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी पूरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को डैमेज करी। अब जो एक तो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कराची का है उसकी डिज़ाइन एक गलत क्या हुआ है उसमें कि वो डायरेक्टली मेन रोड से कनेक्टेड नहीं है। ये जोन्स पूरी दुनिया में जो भी होते हैं ये डायरेक्टली सुपर हाईवे से और मोटरवे से नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होते हैं, हाईवे से कनेक्टेड होते हैं ताकि इनकी कम्युनिकेशन आसान हो। अब हमारे यहाँ क्या है, एक तो ये हाईवे से प्लीज बताइएगा मुझे कि ये कनेक्शन कैसे आसान होगा। अच्छा, हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो इस वक्त कराची में वाक़ है वो एक लांडी के अंदरूनी इलाके में है और उसमें जो सड़कों की हालत ज़ार है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा पोर्ट कासिम से हमारा ट्रांजिट टाइम है 40 मिनट्स। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से अगर कंटेनर एक्सपोर्ट का जाए पोर्ट कासिम तो 40 मिनट्स में जाता है। इस वक्त आज की सूरत हाल ये है कि 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में जाता है। सर अगर आज की सूरत हाल की बात कर रहे हैं आप तो फिर कल की सूरत हाल तो आपको याद ही होगी और कल क्या हुआ था पूरे शहर में। बात ये है तो ट्रैफिक के तो नहीं, ट्रैफिक की बात नहीं है लेकिन इसमें सारी चीजें देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करनी, बहुत सारी चीजें इस वक्त ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। देखिए जो सड़कें बनानी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनानी। अब वो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फेडरल सब्जेक्ट है लेकिन वो है कराची में मौजूद, वो है सिंध हुकूमत का हिस्सा।
تو یہ سارے کام اگر ہم کسی ایک حکومت پہ ڈال دیں جی فیڈرل گورنمنٹ، تو فیڈرل گورنمنٹ نے سارے کام نہیں کرنے، اور آفٹر 18th امینڈمنٹ تو بہت ساری چیزیں ڈسبرس اور ڈسپیوٹ ہو گئی ہیں. تو میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا کہ مائکرو لیول کی ایک بات ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سڑک کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ سڑک 20 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے، 20 سال سے، اور آپ اپنا ایک کنٹینر کو 2 گھنٹے لیٹ بھیجتے ہیں اور آپ کا جو کنٹینر آتا ہے وہ اس کا را مٹیریل بھی لیٹ پہنچتا ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، میں فار ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. 360 کلومیٹرز پر آور، میں آپ کو فار ایسٹ کی بتا رہا ہوں، 360 کلومیٹر پر آور پہ کارگو ٹرین موو کر رہی ہے، اور آپ کا ایک کنٹینر جو ہے وہ پورٹ قاسم سے 2 گھنٹے 40 منٹ. تو ہم کس طرح سے ہم کمپیٹ کریں گے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے لیول پہ بھی سوچنی ہوں گی، پروونشل گورنمنٹس کو، لوکل گورنمنٹس کو. ایک ہی شہر کے اندر سارے پروسیسنگ زونز ہونا چاہیے کیا ایگزیکٹلی؟ وہ کراچی از دا ہب، فیاض صاحب نے بھی کہا اسٹارٹ میں، آپ نے بھی کہا، اور یہ سب جانتے ہیں بات. لیکن اب ہمیں تھوڑا سا بڑھانا نہیں چاہیے چیزوں کو، کہ اگر ایک پروونشل چیز کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے تو اس طریقے سے تو پورا پاکستان ڈیمیج ہوگا. زونز تو مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں بنے ہوئے، KPK میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. کراچی کا زون جو سب سے بڑا ہے اور جو سب سے سکسیسفلی کامیاب ہے، جو ابھی تک باقی زونز کے مقابلے میں، پاکستان کے باقی زونز کے مقابلے میں، تو کراچی کا ہی زون کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت ایکسپورٹ میں ہمارا کنٹریبیوشن بھی جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو توجہ دی جائے تو یہاں اس وقت دیکھیں تقریباً ہم مور دین 30,000 ایمپلائمنٹ وہاں جنریٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایک بندہ پر خاندان لیتے ہیں، جو جنرل پرسیپشن ہے کہ ایک بندہ ایک خاندان کا، تو آپ 30,000 خاندان کو ایمپلائمنٹ دے رہا ہے کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون. اگر ہم اس کے حالات کار بہتر کر دیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انڈسٹریز کو ریوائیو کر دیں، جو اندر یونٹس بند ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ دوبارہ اپنے مین اسٹریم میں شامل ہوں. اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے سر. ریوائیول تو ہو جائے گا، پھر وہاں پہ لیٹ چیزیں پہنچیں گی تو ایشوز ہوں گے. فیاض صاحب، آصف صاحب نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ کافی سارے میٹرز ان کے انڈر آتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈیلے ہوتے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل فیسیلیٹیٹ زیادہ ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن پیکج بھی آیا ہوا ہے، تو اس سے مستفید ہو جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ، یا پھر ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم آٹومیشن کی بات کریں یا ہم تھرو ون ونڈو سیل کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ سارے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں ان میں اپنی ایک تو انٹیگریٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہاں پہ جو امپلائمنٹس یا جو لوگ کام کرنے والے ان کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. مطلب ان کی ٹریننگ سیشنز یا ان کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انٹر ڈپارٹمنٹ مسائل جو ہوتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ اگر آپ نے ون ونڈو سیل تو اوپن کر دیا آپ نے تھرو آٹومیشن، بٹ ریسٹ آف دی آپ کے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ ابھی تک ان ساری چیزوں سے اویئر نہیں ہیں، ان کے درمیان میں کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ایک لیکنگ یا ڈیلے ان ورک جو ہے یا ڈیلے ان پروسیس جو ہے وہ ایک فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ آفٹر 18 امینڈمنٹ کے بعد تو شہروں صوبوں کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس پہ اب کام کرنے کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ. میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ہمیں کراچی شہر کے علاوہ آپ کے جتنے بڑے شہر ہیں ان سے منسلک ہمیں ماسٹر پلانز کی ضرورت ہے، along with the concrete انفراسٹرکچر کے ساتھ. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں، جو یہ لیگل پروجیکٹس بھی جو ہیں ان کی بھی اپروولز نہیں دی جا رہے، جو کمرشل کنورٹڈ پروجیکٹس جو لینڈز ہیں یا پلاٹس اس پہ بھی جو اپروولز نہیں دی جا رہے، اس کا کیا چیز، اس کا ریپرکشنز یا اس کا ریئیکشنز کیا آ رہا ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ اس کو روک نہیں پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انلیگل کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، آپ نے کہا انتھرائزڈ اسے آپ لیجیٹیمیٹ آپ لیگل کنسٹرکشن کو جب آپ نے روکا ہوا ہے اپروولز کے لیے، تو یہ انلیگل کنسٹرکشن بے تحاشا بڑھ رہی ہے. اس وقت آپ کون اپروولز دے رہا ہے؟ کیسے وہ دیکھیں انلیگل کنسٹرکشن کے لیے تو اپروول کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. سب سے آسان کام ہے یہ. مطلب وہ ایک ہوتا ہے کہ میرا موڈ ہے یہاں میں بنا دوں، خود بنا دوں، تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کی اپنی ول اور ان کے اپنے لوگوں، میں تمام لوگوں کو میں یہ بلیم نہیں کروں، لیکن بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو اس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اس انلیگلٹی میں انوالو ہوتے ہیں. انلیگلٹی کے لیے کوئی پیپر نہیں ہے آپ کا، کوئی پیپر کے اوپر آپ کو نوٹ شیٹ نہیں بنانی، کوئی لکھنا نہیں ہے آپ کو.
वो एक जगह है, एक तहत इलाका है, वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी अप्रूवल। आपने कहा इलीगल बनाना सबसे ज्यादा आसान है आजकल के दौर में, तो इट मींस के खासकर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, सिंध गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखा जा रहा है तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, आंखें बंद कर ली जाती हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये इसमें बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल होते हैं, जिसके तहत ये एक काम सामने है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनेगी, कोई भी घर बनेगा, वो आपके सामने बन रहा है, वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद जब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो उस पर आप कुछ किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रहे, और उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो लीगल काम जो आप करने में है, वहाँ हर किस्म की आपकी इन्वॉल्वमेंट है, नोटिंग है, हर चीज़ है, तो वहाँ आप जवाब दें। तो इस वक्त जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसके तहत इस वक्त अगर पूरे शहर में अगर देखा जाए तो आपकी 54% जो है वो कच्ची आबादी पे इस वक्त शहर जो है आपका मुहित है। इस वक्त ये कच्ची आबादियां हैं, इनको भी रिफॉर्म्स या रिस्टोरेशन की इनकी जरूरत है। आज जब इनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाता है तो फिर ये अपनी सारी चीजें बता देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं या नहीं होते कि फलाना हमारे पास ये था पर्चा और ये पर्चे से हमें मिला था ये डॉक्यूमेंट। कच्ची आबादियों में भी कुछ ऐसे मामलात रहे हैं कि जिसके तहत ये कुछ चीजें तो कच्ची आबादियां अपने तौर पर ये बनती चली गई, लोगों की माइग्रेशन हुई, लोगों के पास घर नहीं है, और जो छत एक शेल्टर होना मौजूद है कच्ची आबादी को क्रैक डाउन करने के लिए। देखें, डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पे इस वक्त जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कच्ची आबादी भी मौजूद है आपकी। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए, मेरा अपना ज़ाती वो है कि ये एक अलमिया है कि कच्ची आबादी के लिए हमने मिनिस्ट्री का एक जो हमारा सिलसिला है, इट मीन्स कि क्या हम कच्ची आबादी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या इनको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अगर इन केस जो आज आबादियां हो चुकी हैं, सेक्टर का भी दर्जा आज अगर ये कच्ची आबादियां डेवलप हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ इट्स अगेन हाई टाइम कि इन कच्ची आबादियों को रिस्टोर किया जाए, इनको लाइफ वहाँ पे एक ज़िंदगी का एक तरीक़ेकार दे दिया जाए, उनके लिए एजुकेशन हेल्थ के सिस्टम इस वक्त जो है प्रोवाइड कर दी जाए। इस वक्त अगर आप पूरे शहर में आप कच्ची आबादी देखते हैं, खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और एनी मेजर अर्थक्वेक, तो वहाँ पे आपके पास एक्सेस भी मौजूद नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, किसी किस्म का आपके पास, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। आज भी हमारे पास टाइम है कि उन कच्ची आबादियों में बेतहाशा हॉरिजॉन्टल सारी जो एरियाज हैं उनको वर्टिकल बेस डिजाइन कर लिया जाए। क्या है उसका सोल्यूशन? सिंपल ये है, हम एज अ आबाद पहले भी इसका सोल्यूशन हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं कि इनको रीडिज़ाइन किया जाए। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जैसे इस किस्म के प्लान्स दुनिया के और मुल्कों में भी हुए हैं, बांग्लादेश में भी ये मॉडल अडॉप्ट किया गया रिस्टोरेशन ऑफ कच्ची आबादी में, बॉम्बे में भी ये जो है मॉडल अडॉप्ट किया गया। आज हमें भी ज़रूरत है इसी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए कि जो लोग वहाँ या जो बड़े एरियाज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो रह रहे हैं, वहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में डेवलपमेंट की जाए, उन लोगों को फॉर द टाइम बिंग वहाँ से मूव किया जाए विद अश्योरेंस ऑफ रेंटल हाउसिंग उनको दी जाए फॉर द ईयर 2 और 3, और विद इन द टाइम पीरियड आप उनको वर्टिकल डेवलपमेंट्स करके और थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम किया जाए विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उन लोगों को दोबारा वहाँ रिहैब किया जाए, उनको दोबारा वहीं आबाद किया जाए विद ऑल इंश्योरेंस, विद एजुकेशन एंड हेल्थ अश्योरेंस के साथ, कि वो फैसिलिटीज, ताकि वो जो गरीब फिर वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडाइज करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी कि वो आए और अपने जो लोन्स हैं उनको प्रॉपर्ली टाइमली भर सकें। देखिए, इस वक्त जो उन कच्ची आबादियों में लोग आबाद हैं ना, दे आर अनएड्रेस्ड, उनका कोई एड्रेस नहीं है। वहाँ पे जो लोग रहने वाले होते हैं, वहाँ पे एक जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है, जहाँ किसी किस्म के ना लोगों की वहाँ पे प्रॉपर रिहाइश एड्रेस है, ना किसी किस्म का वहाँ पे इनको हाउस नंबर होता है, जिसके तहत ये क्रिमिनल एक तो एक्टिविटीज़ बढ़ती है। बट अगर आप इन सारी चीज़ों को उस कच्ची आबादियों में जो गरीब लोग रहने वाले हैं, जो ज़रूरतमंद रहने वाले, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल और एक ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें आप दे देते हैं, तो उससे बेहतर तो कोई अच्छा काम हो नहीं सकता। रेस्ट ऑफ द एरिया जो लैंड आपका, मैं जैसे वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, जो रेस्ट ऑफ दी आपके मजीद जो लैंड रह जाती है उसको आप कमर्शियल पर्पस में आप यूटिलाइज कर लें। देखिए, ऑन द बोथ साइड जो आपकी कराची की स्काईलाइन में अगर ऐसे पॉश एरियाज भी हैं जिसके आप बैक साइड पे देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, तो वहाँ सारी कच्ची आबादियाँ हैं, और 60-60 गज के ऊपर, 40 गज के ऊपर 6 से 8 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई हैं। अगर वो बिल्डिंग टाइमली, जैसे वो जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से ये बिल्डिंग्स लेटली कोलैप्स करती हैं, और इल्ज़ाम आता है कि ये बिल्डर्स के ऊपर। देखिए, वो हमारा पार्ट नहीं है, हमें ये आइडेंटिफाई करने की भी और समझने की भी ज़रूरत है। जो लेजिटिमेट और लीगल तरीके से जो काम करने वाले हैं, वो तमाम मेंबर्स आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मेंबर्स हैं, जिनको काम करने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल से लाइसेंस लेना, और उस लाइसेंस लेने के लिए आबाद की मेंबरशिप जो है वो मैंडेटरी है इनके लिए।
تو اس لحاظ سے وہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے جو کام ہو رہا ہے اور جو اس میں کوئی ایشوز نہیں آ سکتے. آصف صاحب, انڈسٹریل لیولز پہ بھی ایسے کام ہوتے ہیں جیسا کہ فیاض صاحب نے کہا, آپ نے ذکر کیا تھا سکھ انڈسٹریز بھی کچھ ہیں, تو ان کے ریوائیول کے لیے آپ نے کچھ آئیڈیاز دیے کہ وہ ریوائیو کر دیں, تو کیا سولوشن ہے, کیسے ریوائیو کر دیں؟ ساری ایک ساتھ تو نہیں ریوائیو ہو سکتی. اگر ہم فیصل آباد کی انڈسٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ریوائیول کا انوویشن آیا ہے. دیکھیں فیصل آباد کا تو اس وقت تو آٹومیشن پہ چلا گیا ہے, ان کا جو ریوائیول ہے وہ ان کا خود ہی شروع ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس آرڈرز اتنے آ گئے ہیں کہ ان کی جو پرانی اور جنگ مشین تھی وہ بھی یہی بلیسنگ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہے, لیکن میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ ہمارا اسپیسیفکلی جو کراچی کی انڈسٹری ہے یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی انڈسٹری ہے, تو یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کے پاس یہ موقع ہونا چاہیے, اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی اور کسی پروڈکٹ میں جانا چاہتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ اپنا یونٹ رینٹ آؤٹ کر دے یا اپنا یونٹ وہ ڈسپوز آف کر دے, تو اس کو یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی دوسری پروڈکٹ میں جائے اور اس کو یونٹ کو چلائے. اچھا, فیاض صاحب کی بات سے میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ کراچی میں جیسے انہوں نے بھی کہا, دو چیزیں اس وقت کراچی کو ڈیسپریٹلی چاہیے, ایک ہے ماس ٹرانزٹ اور ایک ہے ورٹیکل ڈیولپمنٹ. بالکل, اب کراچی میں اسپیس ہو گئی ختم, بالکل کراچی میں اسپیس ختم ہو گئی, اور یہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ماس ٹرانزٹ کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ 25 لاکھ موٹر سائیکل شہر میں چھوڑ دیں گے اور اگلے 5 سال میں 25 لاکھ اور لا دیں گے تو یہ شہر کولیپس ہو جائے گا. یا پیدل چلنا, اور ایسے اس شہر کراچی میں ایسے علاقے موجود ہیں, پتہ نہیں فیاض صاحب کو کبھی ہوا اتفاق یا نہیں ہوا, میرا تو بہت ہوتا ہے مارکیٹ میں جانے, وہاں پیدل چلنا بھی دشوار ہے. تو یہ غلط پلاننگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو ان چیزوں کو دیکھیں, کیپیسٹی بلڈنگ کو بڑھائیں اور ٹرینرز کو ٹرین کریں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیزیں سیکھی نہیں, اور نہ ہم نے نئی چیزیں سیکھنے میں کوئی دلچسپی ظاہر کی. جو ہمارے ٹرینر بھی ہیں مختلف سیکٹرز کے, میں کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, ہم لگی لپٹی پہ چل رہے ہیں اور ایک گھسی پٹی لکیر کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس میں بزنس مین بھی, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, گورنمنٹ سب ہے. تو ہمیں کچھ چیزوں میں اب کرنا پڑے گا کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ورنہ دیکھیں کراچی کے حالات بہت خراب ہوتے جائیں گے. اور ایک اور چیز میں انلیگل, جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو لیجیٹیمیٹ لوگ ہیں وہ آباد کے امبریلا میں کام کریں, بہت اچھی بات ہے, اور انہوں نے خود کہا کہ بہت ساری انلیگل بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے شہر میں, اور ہم روز اخباروں میں ٹی وی پہ لوگوں سے سن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا, سر ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ بھی رہا ہوتا ہے, سننا تو ایک الگ بات ہے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیاض صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اس میں بھی آباد کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ایک بلڈنگ انلیگل بن رہی ہے تو وہ ڈپارٹمنٹس کو تو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو, لیکن وہ اس کو خریدنے والے کو ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم ہو. اس کو خریدنے والے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ اس کا پلاٹ کا نقشہ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کو اپروول ملا ہے نہیں ملا, یہ زمین نالے پر ہے یا کہاں پر ہے, کیا صورتحال ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ خرید رہا ہے اسے ہی معلوم ہو, اور اگر اس بلڈنگ کے بارے میں یہ آرڈر ہو جائے کہ بلڈنگ گرا دی جائے. سر بائر تو اتنا معصوم ہوتے ہیں, اتنے زیادہ انوسنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آدھے میں بلڈنگ رک جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. یہ بھی تو چیز ہو سکتی ہے. فیاض صاحب کچھ سوچ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اس میں رول ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی جو ساری زندگی کی پونجی لگا کے ایک, جیسے انہوں نے کہا کہ 60 یا 80 یا 100 گز کا کوئی اپارٹمنٹ ٹائپ لیا اور پتہ چلا کہ جی وہ شروع ہی غلط ہے, مطلب اس کی زمین ہی انلیگل ہے, اور وہ اس کو اگر ڈیمولش کر دیا تو اس کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے. اس میں بھی کوئی ایسا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی رول ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. نتاشا دیکھیں, ایک پروسیس, جب ہم ایک پروجیکٹ کام کرتے ہیں, جو بھی ہمارے ممبرز ہیں, ایٹ فرسٹ ایز اے پوائنٹ آف دیکھیں ہمارا کسی قسم کا ایز اے بزنس کمیونٹی کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل افیلیشنز کہیں نہیں ہوتی ہے. ہم وی بلانگس اینڈ وی آر پارٹ آف دا بزنس کمیونٹی. اس کے تحت ایک جو پروسیجر آف بائنگ آف لینڈ ہے ہمارے یہاں, وہ ایک ایز اے بونوفائڈ پرچیزر ہم لینڈ پرچیز کرتے ہیں, اور اس پرچیز کے ٹائم, جب پرچیز آف لینڈ کے ٹائم پر 7 days یا 15 days پبلک نوٹس دیا جاتا ہے ان آل لیڈنگ نیوز پیپرز کہ ان کیس آف اینی آبجیکشن, انڈر انوائسز بھی ہوتی ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں اس معاملے میں. بٹ ایک جو طریقہ کار جو ہے جو اس میں پبلیکیشنز کی جاتی ہے کہ ان کیس آف اینی ڈپارٹمنٹل کوئی ایشوز ہیں, کوئی آبجیکشنز ہیں, پبلک کی طرف سے کوئی ایشوز ہیں, تو وہ ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہم اس کو اس میں اس ٹرانزیکشن کو ہم وہاں پہ ہولڈ کیا جائے. بٹ اس پروسیس میں جب ہم جاتے ہیں, جو کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہوتا, فردر اس کی ویریفیکیشنز آف پلاٹ یا ویریفیکیشنز آف لینڈ ہے تھرو ریونیو بورڈ ہے یا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں, ادارے, ان کے تھرو اس کی ویریفیکیشن ہونے کے بعد, اور 18 NOCs ہمیں لینی پڑتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے.
اور وہ ساری کمپلائنس کرنے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول ہو یا کینٹونمنٹ کے ایریاز ہوں یا جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں وہاں سے اپروولز لینے کے بعد ایک پروجیکٹ کی لانچنگ ہوتی ہے. لانچنگ کے بعد اس کو جو ہے وہاں پہ کام کا آغاز سٹارٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمیں اگر ایز اے بونافائڈ پرچیزر ہمیں اس چیز کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے کہ لیٹر سٹیج پہ کہ یہ زمین انلیگل ہے یا کسی اور سے بلانگ کرتی ہے تو وہ اس ٹائملی آبجیکشن جب آ جائیں جب ہم اس میں پبلیکیشن دیتے ہیں تو وہ کام وہاں پہ ہمارے لیے بھی سیف ہو جاتا ہے اور لیٹر آن جو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ چیزیں سیکیور بالکل سیف ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ. آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 99,671 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 85,542 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,727.53. آئل WTI پر بیرل $60.03. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $63.76. نیکسٹلی کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 181.10, سیلنگ واز 183.10. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 208.10, سیلنگ واز 211.10. یو ایس ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کافی زبردست اپریسیشن روپی میں آ رہی ہے 152.60, سیلنگ واز 153.50. اینڈ چائنیز یان بائنگ ایٹ 23.50, سیلنگ واز 23.65. سعودی ریال buying at 40.30, selling was 40.95. UAE dirham buying at 41.55, selling was 42.15. Kuwaiti dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. یہ تھا فورکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی آئل پرائس میں کافی حد تک ڈکلائن نظر آ رہا ہے. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فیاض صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز. آصف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, ہمیں پروگرام کا حصہ بنے. ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی صورتحال ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہوپ فلی اب کل سے مارکیٹ کی سچویشن بھی پازیٹیو رہے, یہی بلش مومنٹم کیری آن رہے. دیٹس آل. وائنڈ اپ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.